नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली IAS एकेडमी रायपुर से। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी के तत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंग्रेजी में प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and giving to ourselves this Constitution. अब हम समझने की कोशिश करेंगे संविधान की प्रस्तावना के पीछे का दर्शन क्या है, अर्थात संविधान की प्रस्तावना हमें क्या बताती है। सर्वप्रथम संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के स्रोत को स्पष्ट करती है। संविधान की प्रस्तावना भारतीय राज्य की प्रकृति को बताती है। संविधान की प्रस्तावना भारतीय राज्य के लक्ष्य को बताती है। संविधान की प्रस्तावना संविधान के लागू होने की तिथि बताती है। भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत है वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग। भारतीय राज्य की प्रकृति सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। भारतीय राज्य के लक्ष्य इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, जस्टिस, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्राप्त करना है। भारतीय संविधान 26 नवंबर सन 1949 की तिथि को लागू किया गया। आइए अब हम इन सभी शब्दों के अर्थ को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस शब्द के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है और हम इस संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं शब्द के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाप्त होती है, जो बताता है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत हम सभी भारत के लोग हैं। हम सभी भारत के लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया है, इसलिए भारतीय संविधान हम सब पर लागू है। आइए अब हम दूसरे शब्द सोवरन को समझने की कोशिश करते हैं। सोवरन हिंदी में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द है। इस शब्द का अर्थ है निर्णय लेने की ऐसी क्षमता जो किसी भी आंतरिक और बाह्य कारक से प्रभावित न हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता हमारे राज्य का एक लक्षण है। हमारा राज्य एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, अर्थात हमारा राज्य जो भी निर्णय लेता है उसके निर्णय किसी भी आंतरिक और बाह्य कारक से प्रभावित नहीं होते। भारतीय राज्य अपने सभी निर्णय भारतीय जनता के हित में लेता है। इसके साथ ही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का अर्थ है ऐसी सर्वोच्च शक्ति जो नियम बना सकती है, नियम को लागू करवा सकती है और नियम का उल्लंघन करने वाले को दंडित कर सकती है। तो भारतीय राज्य एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो नियम बना सकता है, उसका पालन करवा सकता है और उसका उल्लंघन करने वाले को दंडित कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय राज्य एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द को। समाजवादी शब्द आरंभ से ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था।
ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। समाजवादी शब्द के दो अर्थ हैं, एक पाश्चात्य समाजवाद और दूसरा भारतीय समाजवाद। पाश्चात्य समाजवाद कार्ल मार्क्स का समाजवाद है, जो उत्पादन के साधनों पर जनता के अधिकार को ही समाजवाद मानता है। परंतु अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इस परिभाषा को जांचने की कोशिश करें तो ये भारत के ढांचे में फिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऐसे में भारत में पूंजीवादी और सरकार दोनों का ही उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण दिखाई देता है। अतः भारत के लिए समाजवाद की दूसरी परिभाषा अधिक उपयुक्त है, जो ये कहती है कि समाजवाद समाज के वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। भारतीय समाज के वंचित वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं। हमारा राज्य इन सभी कमजोर वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय राज्य एक समाजवादी राज्य है। भारत में समाजवाद के जिस अर्थ को स्वीकार किया जाता है उसे हम गांधी नेहरू के समाजवाद के नाम से भी संबोधित करते हैं। आइए आगे हम पंथ निरपेक्ष शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। पंथ निरपेक्ष शब्द भी आरंभ से ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। इसे भी 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया गया। पंथ निरपेक्ष के लिए अंग्रेजी में सेकुलर शब्द का उपयोग किया जाता है। सेकुलर शब्द का उपयोग धर्मनिरपेक्ष शब्द के लिए भी अंग्रेजी में किया जाता है। हालांकि धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में थोड़ी बहुत भिन्नता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ एक ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जबकि पंथ निरपेक्षता शब्द का अर्थ ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई पंथ ना हो। पंथ निरपेक्षता को समझने के पहले आपको पंथ को समझना होगा। पंथ धर्म की ओर जाने वाले रास्ते हैं, या दूसरे शब्दों में पंथ को अगर धर्म की शाखाएं कहें तो यह गलत नहीं होगा। एक धर्म के कई पंथ हो सकते हैं, जैसे भारतीय सनातन धर्म के शैव, वैष्णव, सतनाम, कबीर, ये सब पंथ। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय राज्य के लिए धर्मनिरपेक्षता से अधिक उपयुक्त शब्द पंथ निरपेक्षता है, क्योंकि भारत अत्यधिक विविधता वाला देश है। इसमें कई धर्म और पंथ पाए जाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को स्वीकार किया गया है, जो बोलता है कि भारतीय राज्य का न तो कोई अपना धर्म है और ना ही कोई अपना पंथ। हालांकि भारत में जिस पंथ निरपेक्षता को स्वीकार किया गया है वो सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है, अर्थात भारतीय राज्य का अपना कोई पंथ नहीं है, परंतु ये भारत में स्थापित विभिन्न धर्मों के मध्य समन्वय बनाने का कार्य करता है और इन सभी को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे लोकतंत्र और गणराज्य शब्द को। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र की एक प्रचलित परिभाषा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई, जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन है। लोकतंत्र को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे लोकतंत्र को कहा जाता है जिसमें निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में जनता प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। उदाहरण के रूप में हम भारत में ग्राम सभाओं को देख सकते हैं, जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता प्रत्यक्ष रूप से शामिल होती है। गांव के विकास कार्यों के संदर्भ में निर्णय गांव के सभी व्यक्ति मिलकर लेते हैं। लोकतंत्र का दूसरा प्रकार है
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर हम भारतीय संसदीय व्यवस्था को देखें तो हमें ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण दिखाई देती है, जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सारी जनता के संदर्भ में निर्णय लेते हैं। हालांकि अगर सूक्ष्म रूप से भारतीय व्यवस्था को देखा जाए तो उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही लोकतंत्र के लक्षण दिखाई देते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जहां पर ग्राम सभाओं का अस्तित्व हम देखते हैं, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसके साथ पंचायतों के स्तर पर हम राइट टू रिकॉल की व्यवस्था को देखते हैं, जो भारतीय जनता को अधिकार प्रदान करती है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक लक्षण है। साथ ही हम भारत में सूचना का अधिकार जैसे कानून को लागू देखते हैं, जो भारतीय जनता के हाथ में अधिकार प्रदान करता है। साथ ही भारत में समय समय पर विधेयकों को जनता की राय जानने, जनता के मध्य सार्वजनिक किया जाता है। इन सब लक्षणों को देखकर हम सहज ये अंदाजा लगा सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लक्षणों को भी अपने अंदर समाहित किए हुए है। अब बात करते हैं गणराज्य शब्द की। गणराज्य शब्द का अर्थ है एक ऐसा राज्य जिसका मुखिया अर्थात गण वंशानुगत न होकर निर्वाचित हो। भारतीय राज्य के गण अर्थात मुखिया भारत के राष्ट्रपति हैं, जिनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में दी गई है, यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। साथ ही भारत में एक लिखित संविधान है और संविधान सर्वोच्च है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है। आगे हम जानने की कोशिश करते हैं न्याय को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे शब्द रूसी क्रांति से लिए गए। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच में विभेदीकरण को समाप्त करना। समाज में किसी भी प्रकार का वर्ण विभाजन न हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि वर्ण न हो। समाज में किसी भी प्रकार का वर्ग विभाजन न हो, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग न हो। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में एक समान हो। समाज में समता हो, इसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं। निश्चित रूप से भारत में पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय को लागू करना अब तक संभव नहीं हो पाया है, परंतु भारतीय राज्य लगातार यह प्रयास कर रहा है कि भारत में सामाजिक न्याय को स्थापित किया जाए। अब हम चर्चा करते हैं आर्थिक न्याय पर। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि भारत राज्य के पास जो भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का उपयोग भारत की संपूर्ण जनता के हित में किया जाए और भारतीय जनता के मध्य जो आय की असमानता है उसको कम करने के प्रयास किए जाए। अब हम समझते हैं राजनीतिक न्याय को। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय को अपने लिए सरकार चुनने का, राजनीतिक दलों को चुनने का अधिकार हो। भारत में हर वयस्क व्यक्ति मतदान का अधिकार रखता है। हर व्यक्ति जो वयस्क है और भारत का नागरिक है, भारत में मतदान कर सकता है और अपने पसंद के राजनीतिक दल का चुनाव कर सकता है, जो भारत में राजनीतिक न्याय को स्थापित करता है। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता को। भारतीय संविधान में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को जनता को प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 प्रत्येक भारतीय को क्रमशः वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने और उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। भारत में हर व्यक्ति अपनी उपासना के तरीकों का चुनाव कर सकता है। तो स्पष्ट है कि भारतीय राज्य प्रत्येक भारतीय को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास करता है। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे इक्वालिटी शब्द को, समता। भारतीय राज्य का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक भारतीय को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक भारतीय को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 प्रत्येक भारतीय को लोक नियोजन में अवसर की समता देता है। गरिमापूर्ण जीवन का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार राज्य के द्वारा किया जाए और हर व्यक्ति को अपने विकास का और आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान किया जाए। भारतीय राज्य इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे हम चर्चा करेंगे फ्रेटर्निटी अर्थात बंधुता की। बंधुता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने का प्रयास करता है। भारतीय राज्य का दायित्व है कि वो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोए। भारत में जहाँ पर अत्यधिक विविधता है, अत्यधिक धर्म हैं, समुदाय हैं, जाति हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। अगर राज्य को भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखना है तो इन सब लोगों को एक धागे में पिरोने का प्रयास करना पड़ेगा। साथ ही इनके मध्य समन्वय का प्रयास करना भारतीय राज्य का एक लक्ष्य है जो भारतीय राज्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। आगे हम भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर सन 1949 को लागू किया गया। हिंदी भाषा में इसे मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो ये बताता है कि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि विक्रम संवत में भी लिखी गई है। विक्रम संवत 58 ईस्वी में विक्रमादित्य नामक एक राजा के द्वारा आरंभ किया गया था। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भारतीय संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था तो इसी तिथि को संपूर्ण संविधान को लागू क्यों नहीं किया गया? तो इसका उत्तर है कि भारतीय संविधान निर्माता 26 जनवरी की तिथि को विस्मरणीय बनाना चाहते थे। इसके पीछे कारण है कि 26 जनवरी सन 1929 को रावी नदी के तट पर कांग्रेस का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इसी सम्मेलन में कांग्रेस का लक्ष्य या भारतीयों का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज न होकर पूर्ण स्वराज स्वीकार किया गया था। तो वास्तव में हमारा स्वतंत्रता आंदोलन यहीं से आरंभ माना जाता है। इसीलिए संविधान निर्माता इस तिथि को अमर करना चाहते थे। इसीलिए हमारा संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बन जाने के पश्चात भी 26 जनवरी सन 1950 की तिथि पर लागू किया गया। आइए अब हम संविधान की प्रस्तावना से जुड़े प्रमुख वादों पर चर्चा करें। संविधान की प्रस्तावना से जुड़ा
प्रमुख केस है बीरूबारी यूनियन 1960। इस वाद में पहली बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर सर्वोच्च न्यायालय में चर्चा हुई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना था कि विधायिका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग ही नहीं है। किंतु सुप्रीम कोर्ट के विचार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में बदल गए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा के समक्ष चर्चा के लिए रखी गई और व्यापक विचार विमर्श के पश्चात संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, और यही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था। अतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। एलआईसी ऑफ इंडिया 1995 के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी निर्णय को दोहराया। तो वर्तमान स्थिति ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इस केस के पश्चात 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे हम संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ प्रमुख प्रश्नों के साथ पुनः आपसे जुड़ेंगे।